का चेहरा बूढ़े साधु का चेहरा था और बदन मकड़ी का था। इसका हल्का सा वजन मुझे अपने सीने पर महसूस हो रहा था। फिर बूढ़े साधु की वही मनमनाती हुई आवाज मुझे सुनाई दी, तूने वादा खिलाफी की है मूर्ख। मैंने मेरे मुंह से निकला और अपनी आवाज खुल जाने पर मुझे सख्त हैरत हुई। तुझसे पहले ही कहा था मैंने, मुझसे अब काम लेना है तो हिम्मत करना होगी। पहले मेरा काम करना होगा, इसके बाद संसार में तेरे लिए इतना कुछ होगा कि तुझसे संभाले न संभाला जाएगा। दौलत तेरे सामने कूड़े के ढेर की तरह पड़ी होगी। तू मुंह से जो बात निकालेगा पूरी होगी। अब भी मैं तुझसे यही कहता हूँ, पुतला वहां पहुंचा दे जहां मैं चाहता हूँ, तेरा काम खत्म हो जाएगा। और अगर तूने ऐसा न किया तो आखिर तू कौन है? मैंने हिम्मत करके पूछा। मैं तेरी खुशबख्ती हूँ मूर्ख। मेरा ये काम एक मुसलमान ही कर सकता था, वो मुसलमान जो खुद मेरे पास आए, मुझसे कुछ लेना चाहे। तू नहीं जानता कि पुतला वहां पहुंच गया तो मुझे क्या मिल जाएगा। और तू खुद ही तो आया था मेरे पास मुझसे अपना काम करवाने। तूने हड्डी ला कर दी मुझे। मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ कर दे, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं एक पाक बुजुर्ग के मज़ार पर तेरी इजाजत नहीं ले जा सकता। और तुझे भी मालूम हो गया होगा कि मेरे मज़ार पर जाने के रास्ते बंद हो गए थे। सीढ़ियाँ इतनी ज्यादा हो गई थी कि मैं ऊपर पहुंच नहीं सकता था। भूल है तेरी, तूने तो वो सीढ़ियाँ चढ़ी थी, 10 बाकी रह गई थी। बस तेरी आंखों को धोखा दिया था मियाँ जी ने। थोड़ी सी कोशिश करके ऊपर जा सकता था, ये हिम्मत तो करनी है तुझे। नहीं साधु, मैं ये काम नहीं करूंगा। अब ये नहीं हो सकता बालक, ये तुझे करना ही पड़ेगा। सुन बालक, मैं तुझे 3 दिन बता देता हूँ। इन 3 दिनों में मैं तुझे समझाऊंगा और अगर फिर भी तेरी समझ में नहीं आया तो तू वो देखेगा जो देखना पाएगा। खून के आंसू रहेगा तू, और तेरे आंसू पहुंचने वाला कोई ना होगा। जा ठीक है, समझ में आ जाएगा तो इसी जगह मेरे पास आ जाना, और ना समझ में आए तो। मकड़ी मेरे सीने से उठ गई। वो इसी तार के जरिए ऊपर जा रही थी, मैं ऐसे देखता रहा। वो छत से चिपक गई, फिर एक जगह दीवार से उतरकर खिड़की के रास्ते बाहर निकल गई। खौफ और दहशत अब मेरे लिए बेमायनी हो गए थे। जो कुछ निगाहों से गुजर चुका था वो खुद मेरे लिए नाकाबिल यकीन था, लेकिन कसूर मेरा ही था। इतना बेअकल नहीं था कि अच्छा बुरा न समझता। लालच ने आंखें बंद कर दी थी और काले जादू का सहारा लेकर तकदीर बनाने की कोशिश की थी। किसी से कुछ कहता भी तो क्या, ठंडी आह भरकर सोच रहा था कि अब क्या करूं। अब तक शायद इस काले जादू के जेर असर था और अब इससे आजाद हो गया था। बदन को ऐसी शदीद नकाहत का एहसास हुआ कि पूरे बदन में सनसनी फैल गई। जबान तालू से चिपक गई क्योंकि पानी का एक कतरा भी हलक से नीचे नहीं उतरा था। हाथ पांव साथ दे रहे थे। पहले जो कैफियत पैदा हो गई थी अब नहीं थी। न जाने किस तरह दीवारें पकड़ पकड़ कर बावर्ची खाने तक जा पहुंची। जलाई और इसके बाद खाने पीने की अशिया तलाश करने लगा। खाना तैयार जरूर किया गया था लेकिन चूं का तूं रखा हुआ था। मैंने खुद ही खाने पीने की कुछ चीजें निकाली और इन्हें खाने में मसरूफ हो गया। गालबन बावर्ची खाने में होने वाली रोशनी और फिर बर्तनों की खड़खड़ाहट ने दूसरे लोगों को भी जगा दिया। वालिद साहब, इनके पीछे वालदा और वालदा के पीछे रियाज मामू बावर्ची खाने में पहुंच गए। उन्होंने ये हैरान कुन मंजर देखा और परेशान होने के बजाय खुश हो गए। वालदा के मुंह से आवाज निकली, अल्लाह तेरा शुक्र है, भूख लगी रही है मेरे बच्चे, तो पीछे हट, मैं तुझे खाना देती हूँ। नहीं अम्मी, मैंने खाना खा लिया है, बस एक गिलास पानी दे दीजिए। मैंने कहा और इन सब के जद चेहरे खुशी से खिल उठे। मुझसे छोटी बहन थी और इससे 1 साल छोटा भाई भी था। वो दोनों शायद नहीं जागे थे, लेकिन बाकी तीनों अफराद मेरे खाने से फारिग होने के बाद मुझे बड़े एहतमाम से अपने साथ ले गए। वालिद साहब मुझे तजस्सुस निगाहों से देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, बेटे अब कैसी तबीयत है? अब तो तुम बोल सकते हो ना, हाथ पांव भी ठीक हैं। मगर बेटे कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ था? ये बात तो मैं पहले ही तय कर चुका था कि इन लोगों को अपनी इस गंदी हरकत के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने खामोशी ही इख्तियार की तो रियाज मामू बोले, रहने दीजिए भाईजान, ये बिल्कुल सेहतमंद हो जाए तो हम इससे पूछ लेंगे। दिमाग पर जोर डालना मुनासिब नहीं है। तुम यूं करो मसूद मियाँ, यहीं सो जाओ बाजी के बिस्तर पर। किसी किस्म की कोई गिरानी तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो याद होगा कि तुम पीर फागन के मज़ार पर क्यों गए थे? वालिद साहब ने पूछा। तजस्सुस इन्हें बेचैन कर रहा था, मगर मामू रियाज ने फिर मुदाखलत करते हुए कहा, भाईजान खुदा के लिए अभी ये तमाम बातें रहने दें। आपको अंदाजा है कि कितनी मुश्किल से सूरत हाल दुरुस्त हुई है। वालिद साहब खामोश हो गए। मामू रियाज हमारे साथ ही हमारे घर में रहते थे। नाना नानी मर चुके थे। इनकी बस यही एक बहन थी जो मेरी वालदा थी। मुझसे बस चंद साल ही बड़े थे। बड़े बाहिम्मत और मुख्लिस आदमी थे, लेकिन मैंने इन्हें भी अपनी कारस्तानी की हवा नहीं लगने दी थी। बेहद और मुझे अफसोस था कि मेरी गलत हरकत की वजह से इन लोगों को परेशानी उठानी पड़ी थी। दूसरे दिन वालिद साहब भी दफ्तर नहीं गए। मामू रियाज ने भी छुट्टी कर ली थी। सब खुश नजर आ रहे थे। मेरी जिस्मानी कैफियत बिल्कुल एतदाल पर थी, बस दिल की धड़कनें तेज थीं और ये खौफ बार बार दिल को दहला रहा था कि कहीं वो मनहूस जादूगर कोई ऐसा अमल ना करे जिसकी वजह से इन लोगों को दोबारा परेशानियों का सामना करना पड़े। बड़ा ही पछतावा था दिल को कि अपनी एक गलत हरकत की वजह से पूरे घर के लिए मुसीबत मोल ले बैठा। दिन पर सुकून गुजर गया, पर रात खौफनाक थी। दिल तो ये चाहता था कि अपने कमरे में ना सोऊं, लेकिन इन लोगों से कुछ कह भी नहीं सकता था। पूरा दिन चूंकि बेहतर गुजरा था, इसलिए वो लोग भी मुतमईन हो गए थे। बस क्या सराइयां जारी थीं। अलबत्ता जब आंखें बंद हुई तो ख्वाबों ने मुझे घेर ऐसे ऐसे भयानक ख्वाब नजर आ रहे थे कि बार बार आंख खुल जाती थी। कभी मैं खुद को एक वीरान खंडर में देखता जिसकी दीवारें टूटी फूटी होती। मैं फर्श पर लेटा होता और छत से ईंटें निकल कर नीचे गिर रही होती। मैं इस खौफनाक मंजर से दहशत ज़दा होकर
अपनी जगह से उठा और एक ستون का सहारा लेने के लिए इसे पकड़ा, लेकिन अचानक ستون ने भी अपनी जगह छोड़ दी। फिर बहुत सी इंसानी आवाज़ें मुझे सुनाई दी और मैं जाग गया। आवाज़ें दर हकीकत बाहर से आ रही थी। मैं हैरान सा होकर अपने कमरे से निकल आया। मैंने देखा कि घर के तमाम अफराद सहन में खड़े हुए हैं। तेज़ रोशनी हो रही है और सामने बाथरूम के करीब एक बड़े थाल में कोई चीज़ रखी हुई है जो इस सब की निगाहों का मरकज है। मैं आगे बढ़ा तो सब मेरी तरफ देखने लगे। वालदा साहिबा दिल पकड़े हुए खड़ी थी। मामू रियाज भी सहमे से नजर आ रहे थे। इस थाल में मैंने 2 काले बकरों के कटे हुए सर और एक बड़ी सी कलेजी रखी हुई देखी। इसके चारों तरफ खून के धब्बे बिखरे हुए थे। वालिद साहब ने परेशान लहजे में कहा, खुदा जाने क्या है ये सब कुछ, समझ में नहीं आ रहा, ये कहाँ से आया, आखिर ये हो क्या रहा है। तो सिफरी का अमल मालूम होता है, कोई हमारे लिए कुछ करा रहा है, मगर कौन, भला हमारा कौन दुश्मन पैदा हो गया। बहन भाई भी सहमे हुए अंदाज में खड़े हुए थे। वालिद साहब ने मामू रियाज से कहा, मियाँ रियाज हिम्मत करना होगी, मैं उठाता हूँ इन चीज़ों को, खामोशी से बाहर फेंक दें, पड़ोसियों को खबर हो गई तो न जाने क्या क्या सराइयाँ करें। मामू रियाज बा हिम्मत थे, फौरन ही आगे बढ़कर वो थाल उठा लिया। वालिद साहब ने दरवाज़ा खोला और रात की तारीकी में दोनों बाहर निकल गए। मेरी ज़ुबान पर ताला लगा हुआ था। बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन न जाने क्यों ज़ुबान खामोश थी। जागती रातें तो अब मेरा मुकद्दर बन गई थी। इस पुरसकून घर में मुसीबत का बीज तो मैंने बोया था। एक खबीस सफली अमल के माहिर को मैंने अपना घर दिखा दिया था। इसने जो कुछ कहा था इसका पहला नमूना पेश कर दिया था। घर वाले इन्हें याद कर रहे थे जिन्हें कभी इनके हाथों तकलीफ पहुंची थी, मगर ऐसा कोई याद नहीं आ रहा था। सब मुसीबत का शिकार थे और मेरा दिल रो रहा था क्योंकि इनकी मुसीबत का बायस मैं था। मैंने इस गंदगी को पूरे होशो हवास के आलम में मिज़ार पर पहुंचाने की कोशिश की थी। अब मैं किसी को क्या बताता, बेचारे खुद भी कोई फैसला ना कर पाए। जूं जूं वक्त गुजर रहा था मेरी कैफियत खराब होती जा रही थी। बहन भाई सहमे हुए थे। मामू रियाज और वालिद साहब सख्त परेशान थे। दूसरी रात भी भयानक थी। रात भर हमारी छत पर धमाल चौकड़ी मची रही। बिल्लियों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती रही। मामू रियाज, वालिद साहब और मेरा छोटा भाई अख्तर डंडे लिए छत पर और सैन में भागते फिरे, मगर एक भी बिल्ली नजर नहीं आई थी। सुबह को एक और दहशतनाक वाक़या पेश आया। छोटी बहन शमसा गुस्लखाने में गुस्ल करने गई तो इसकी दिलदोज चीखों से सबके कलेजे दहल गए। शमसा बेहोश होकर गुस्लखाने में गिरी पड़ी थी। वो सर से पांव तक खून में डूबी हुई थी, मगर वो बिल्कुल जख्मी नहीं थी, बल्कि खून की फुहारें शावर से निकली थी। दूसरे नलकों को चेक किया गया, सबकी टूटियों से खून बह रहा था। हमारे घर में ताज़ा ताज़ा खून के दरिया बह रहे थे। मामू रियाज ओवरहेड टैंक की तरफ भागे, मगर टैंक में शफाफ पानी के सिवा कुछ नहीं था। बाद में नलकों की टूटियां भी साफ पानी उगलने लगी, मगर वो खून अपनी जगह मुस्तहकम हैसियत रखता था, क्योंकि जहां वो गिरा था अपनी खासियत के मुताबिक जमता जा रहा था। वालदा साहब हवास बाख्ता हो गई। शमसा को मुश्किल से होश आया था और इसने बताया कि जो ही इसने शावर खोला इससे खून की धारें उबल पड़ी। गर्ज इस घर में परेशानियों के सिवा कुछ न रहा। मैं सख्ते के आलम में था। मुझे खास तौर से परेशान न होने की तलकीन की जा रही थी, क्योंकि वो लोग मुझे बीमार समझ रहे थे, मगर ये मैं ही जानता था कि ये बीमारी इन सब के लिए मैं खरीद कर लाया हूँ। वालदा साहबा ने कहा, खुदा के लिए घर फौरन छोड़ दो, यहाँ कुछ हो गया है, हम सब किसी खौफनाक मुसीबत में मुब्तला होने वाले हैं, मगर हम कहाँ जाएं। वालिद साहब ने हैरत से कहा, जंगल में जाकर पड़े रहेंगे। आह, कौन हमारा दुश्मन हमारे पीछे लग गया है। वालदा साहबा रोते हुए बोली। वालिद साहब और मामू मियाँ के दरमियान बड़ी जंगांगन थी। जो कुछ भी करते थे आपस के मशवरे से करते थे। वालिद साहब बोले, कभी ख्वाब में भी इन फजूलियात के बारे में नहीं सोचा था, मगर आखिर क्या कहूँ इन वाकयात के बारे में। तुम्हारी राय क्या है रियाज मियाँ? मैं खुद हैरान हूँ भाईजान, लेकिन एक बात दावे से कह सकता हूँ, ये सब कुछ शुरू इसी दिन से हुआ है। इनका इशारा मेरी तरफ था। क्या बता सकते हो मसूद? तुम खुद भी ज़हन दौड़ाओ, अगर कोई इशारा मिल जाए तो। तुम इस दिन पीर फागन के मज़ार पर क्यों गए थे? वहाँ बेहोश कैसे हो गए थे? मेरे जहन में सब कुछ ताज़ा हो गया, मगर साथ ही यूं महसूस हुआ जैसे किसी का हाथ मेरे गले पर आ पड़ा हो। मेरे चेहरे का रंग बदलने लगा, आंखें हल्कों से उभर आई और मैं अपना गला पकड़कर तड़पने लगा। वो नादीदा कुव्वत मेरी गर्दन दबा रही थी। एक बार फिर हंगामा हो गया। मेरी हालत गैर हो गई थी। लेने के देने पड़ गए। वो अपने इस सवाल से तायब हो गए थे। रात गई मेरी हालत बहाल हो सकी। परेशानियों के दिन, परेशानियों की रातें, सारा कारोबार बंद हो गया था। कोई ड्यूटी पर नहीं जाता था। मैं भी गोशा नशीन हो गया था। इस दौरान मैंने कुछ तजर्बात भी किए थे। मसलन अपने ऊपर बीतने वाले तमाम वाक़यात कागज़ पर लिखने की कोशिश की। कलम में स्याही गायब हो गई। कई नए बॉल पॉइंट आजमाए, मगर किसी ने चल कर न दिया। दूसरी बार उंगलियां अकड़ गईं। तीसरी बार आंखों से रोशनी गायब हो गई। खौफजदा होकर मैंने ये कोशिशें तर्क कर दी थी। यूं भी 3 दिन गुजरने के बाद एकदम पुरस्कार खामोशी छा गई थी। कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जो हैरान का बायस बनती, लेकिन घर वालों के हवास गायब थे। बहन भाई को पढ़ने नहीं भेजा जा रहा था और कोई हादसा न पेश आ जाए। मामू और वालिद दफ्तर नहीं जा रहे थे कि घर में कुछ ना हो जाए। इस सुबह नाश्ते करते हुए मामू रियाज ने कहा, भाईजान आपको हकीम सादुल्ला याद है? वालिद साहब चौंक पड़े, फिर किसी कदर पुरजोश लहजे में बोले, भाई खूब याद आए वो तुम्हें। वाकई इस वक्त वो हमारे बेहतरीन मददगार साबित हो सकते हैं। हकीम सादुल्ला मुझे भी याद थे। एक दीनदार बुजुर्ग जिनसे हमारी कदीम शनाख्त थी। पहले हिकमत करते थे, तजर्बे के साथ साथ रूहानियत भी थी। बेटे जवान होकर उम्दा मुलाजमतों पर लग गए तो मतलब ख़त्म कर दिया, मगर अब भी फी सबीलिल्लाह खास ज़रूरतमंदों का इलाज मुफ्त किया करते थे। काफ़ी उम्र थी के बाल भी
सफ़ेद हो गए थे। शाम को 6 बजे हम हकीम साहब के यहाँ रवाना हो गए। बहुत खूबसूरत मकान बना हुआ था जहाँ वो अपने ख़ानदान के साथ रहा करते थे। इनका कमरा अलग थलग था। वाले साहब का नाम सुनकर वो खुद ही बाहर निकल आए। आखा, बड़े बड़े लोग आए हैं। भाई महफूज अहमद बड़े बेमुरवत इंसान हो। बाखुदा कई दिन से बहुत याद आ रहे थे। मैंने नई मुल्ला से कहा था कि किसी वक्त खबर लें तुम्हारी। कहाँ का है वो? आओ अंदर आओ, उन्होंने कहा और वापसी के लिए मुड़ गए, मगर वो आगे बढ़कर रुके। चौंक कर बारी बारी हम तीनों की शक्लें देखते रहे। फिर बोले, कोई और है तुम्हारे साथ? जी नहीं। क्यों? वाले साहब ने पूछा। नहीं, वो किसी कदर उलझे हुए लहजे में बोले। और फिर वो हमें अपने कमरे में ले गए। फरीद, फरीद मियाँ, उन्होंने किसी को आवाज़ दी। 9 साल का एक बच्चा अंदरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। मियाँ, बाहर देखना कोई आया है क्या? जी बेहतर नाना मियाँ, बच्चे ने जवाब दिया और बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद इसने आकर बताया कि कोई नहीं है। हकीम साहब ने गर्दन झटक कर कहा, ठीक है जाओ और चाय के लिए कह दो। बच्चे के जाने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोले, ये पुरस्कार आमद बाप बेटे और साले की खालियत इल्लत नहीं हो सकती। कोई काम है मुझसे? जी सादुल्ला साहब मियाँ बेधड़क बताओ क्या बात है? बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं हम लोग सादुल्ला साहब, अल्लाह रहम करे। क्या बात है? वालिद साहब ने पूरी तफसील से सब कुछ बता दिया। सादुल्ला साहब पूरी तवज्जो से सब कुछ सुन रहे थे। आखिर तक तमाम तफसील जानने के बाद वालिद साहब ने कहा, इनकी वालदा कह रही हैं कि घर छोड़ दिया जाए। अगर मैं घर किराए पर। सादुल्ला ने होंठों पर उंगली रखकर इन्हें खामोश कर दिया और कुछ पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने चारों तरफ फूंके मारी और फिर ठंडी सांस लेकर बोले, नहीं मियाँ, ये बेकार बात है। उठो साहबजादे, इधर आओ। मैं खामोशी से इनके पास पहुंच गया। उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़कर हथेलियों की तरफ से सीधे किए और फिर इन्हें नाक के करीब करके सूंघने लगे। फिर उन्होंने नाक सुकोड़ कर झटके से मेरे हाथ पीछे हटा दिए और बोले, जाओ बैठो। मैं खामोशी से अपनी जगह जा बैठा। हकीम साहब ने ये अमल मामूर रियाज और वालिद साहब के साथ दोहराया। इस वक्त उन्होंने किसी नागवारी का मुजाहरा नहीं किया था। फिर वो बोले, नहीं मियाँ, घर वगैरह छोड़ने से कुछ नहीं होगा, अलबत्ता इन्हें छोड़ जाओ। आज रात ये हमारे मेहमान रहेंगे, सुबह को इन्हें ले जाना कोई हर्ज तो नहीं है? नहीं हकीम साहब, हर्ज भला क्या होगा? वालिद साहब ने कहा। इस वक्त एक नौकर चाय ले आया था। हकीम साहब हंसकर बोले, चलो मियाँ खाओ पियो, फिर मुज़ाकरात हो जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने घर में रहो आराम से। घर छोड़कर कहाँ जाओगे? चाय के बाद मामू मियाँ और वालिद साहब उठकर खड़े हुए। हकीम साहब ने वहीं से खुदाफिज कहा और फिर मुझसे बोले, जूते उतार कर आराम से बैठ जाओ मसूद मियाँ, रात को बात करेंगे। कुछ पढ़ोगे? वैसे तुम्हें यहाँ अपने मतलब की कोई किताब नहीं मिलेगी। मजबूरी है, आराम से बैठो, कोई तकल्लुफ मत करो। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। एक खास बात मैंने महसूस की थी, वो ये कि हकीम साहब इसके बाद इस कमरे से गए नहीं थे। एक बार बच्चा इन्हें किसी काम से बुलाने आया तो उन्होंने कहा, हम आ नहीं सकते शकील मियाँ, 8:30 बजे 2 आदमियों को खाना भिजवा देना, इससे पहले मत आना। फिर वो जय नमाज पर जा बैठे थे। वक्त मुश्किल से गुजर रहा था। हमने साथ खाना खाया। फिर मैं हकीम साहब की हिदायत पर वहीं एक दीवान पर लेट गया। 10:30 बजे हकीम साहब उठे। उन्होंने पूरे कमरे के 3 चक्कर लगाए और फिर मुझसे बोले, उठो मियाँ बैठ जाओ। मैं उठकर बैठ गया। हकीम साहब मुझसे कुछ फासले पर मेरी तरफ पुश्त करके बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, जो कुछ कहोगे सच कहोगे, वादा करोगे? जी सच कहूंगा। क्या किस्सा था? मैं रेस खेलता हूँ, जुआ खेलता हूँ, कोई ऐसा अमल करना चाहता था जिससे मुझे कोई पुरस्कार कुव्वत हासिल हो जाए, यही मेरा अंदाजा था। खैर आगे कहो, उन्होंने कहा और मेरी जुबान चल पड़ी। मैंने इन्हें साधु के मिलने का वाकया, हड्डी का असूल, इसके बाद शैतान का हुक्म, पीर पागन के मज़ार की सीढ़ियां वहां से गिरने का वाकया और फिर बाद के सारे वाकयात सुना डाले। मेरा दिल दहशत से कांप रहा था। इससे पहले मैंने जब भी ये दास्तान दोहराने की कोशिश की थी, मेरे अज़ा ने मेरा साथ नहीं दिया था और मेरी बुरी हालत हो गई थी, लेकिन इस वक्त मेरी जुबान ने मेरा साथ दिया था। मेरे अंदर खुशी की लहर बेदार हो रही थी। इसका हुलिया तो बताओ जरा, हकीम साहब बोले। कद बहुत छोटा था, सर गंजा था, ऊपरी बदन नंगा और दफ्तर। मेरी जुबान रुक गई। कमरे का मंजर बेहद पुरस्कार लग रहा था। सामने की दीवार पर मेरा और हकीम साहब का साया पड़ आया था और मेरी निगाह कई बार इन सायों पर पड़ चुकी थी, लेकिन अचानक ही मुझे एक तीसरा साया मुतहरक नजर आया। ये एक पतली सी रस्सी का साया था जो हिल रही थी और इसके सिरे से कोई फैली फैली चीज बंधी हुई थी। रस्सी तेजी से लंबी होती जा रही थी। फैली हुई चीज मेरे चेहरे के ऐन सामने पहुंच गई। वो एक बहुत बड़ी मकड़ी थी। इसकी आंखें मटर के दानों के बराबर और गहरी सुर्ख थी। वो मेरे चेहरे के ऐन सामने झूल रही थी। दहशत से मेरा लहू मेरे रगों में मंजमद हो गया। मैंने चीखने की कोशिश की तो मेरा गला भींच गया। जुबान इस तरह अकड़ गई कि मैं इसे जुम्बिश न दे पाया। हकीम सादुल्ला मेरी इस कैफियत से बेनियाज मेरी तरफ पुश्त की शायद मेरे बोलने का इंतजार कर रहे थे। मैं अपने बदन के लेसदार मादे से बने हुए तार में झूमती हुई मकड़ी मेरे चेहरे के सामने आकर रुक गई थी और मैं इसका नन्हा सा चेहरा देख रहा था। वही मनहूस साधु था। कोई और इसे दूर से देखता तो वो मकड़ी के सिवा कुछ नजर न आता, लेकिन मैं इसके चेहरे को पहचानता था। वो शैतानी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मेरे कानों में हकीम सादुल्ला की आवाज उभरी, बोलते रहो मियाँ, डरने की जरूरत नहीं। मैंने एक बार फिर पूरी कुव्वत सर्व करके बोलना चाहा, लेकिन आवाज ने साथ नहीं दिया। अलबत्ता मकड़ी ने अपनी आंखों से मुझे इशारा किया था। पहले तो मैं कुछ नहीं समझ पाया, मगर दूसरी बार मकड़ी ने अपनी मनहूस आंखों से मुझे इशारा किया। तब मेरी निगाह पीतल के इस 2.5 फुट लंबे गुलदान पर पड़ी जो मुझसे 2 गज के फासले पर रखा हुआ था। इसमें सुबह के बासी फूल सजे हुए थे। सादुल्ला साहब ने फिर कहा, मसूद मियाँ, मुझे इसका पूरा हुलिया बताओ। मैं इसका नक्शा बना रहा हूँ, तुम्हारी तरफ मुंह रुख नहीं कर सकता।
साधु ने मुझे कड़ी नजरों से देखा। इसकी सुर्ख आंखों में चमक बेपनाह हो गई थी और दो सुर्ख लकीरें मेरी पेशानी में जैसे सुराख करने लगी थी। मैं दर्दो कर्ब से बेचैन हो गया। इस वक्त पीतल का गुलदान अपनी जगह से बुलंद होकर फजा में परवाज करता हुआ खुद ब खुद मुझ तक आ गया। मेरे दोनों हाथों ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और जैसे किसी ने मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। मेरा दिल चाह रहा था कि चीख कर सादुल्ला साहब को इस खतरे से आगाह कर दूं जो इन्हें पेश आने वाला था, मगर ये करना मेरे बस में नहीं था। मेरे अजाब मेरे कब्जे में नहीं थे। मेरे कदम मेरे ना चाहने के बावजूद सादुल्ला साहब की तरफ बढ़ रहे थे। मेरा रुआ रुआ फरियाद कर रहा था, मगर मैं बेबस था। मेरे हाथ सर से बुलंद हो चुके थे। सादुल्ला साहब मेरी मुसलसल खामोशी से परेशान हो गए। उन्होंने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा, मियाँ कुछ मुंह से तो बोल लो, तुमने हमारी सारी मेहनत। ये कहकर उन्होंने पहलू बदला और रुख तब्दील कर लिया, मगर मैं इनके बिल्कुल नजदीक था। मेरे हाथ बुलंद होकर झुक चुके थे और कोई 3 किलो वजनी गुलदान इनके सर का निशाना ले चुका था। अलबत्ता रुख अचानक तब्दील होने से इनका सर पहली ज़रब से बच गया और गुलदान इनकी शाने पर पड़ा। हकीम साहब के मुंह से एक दिलखराश चीख निकली। मेरा हाथ दोबारा बुलंद हो गया था। हकीम साहब ने बेख्तियार सर का दिफा करते हुए कलाई सामने कर दी और गुलदान की ज़रब से इनकी कलाई चिकनाचूर हो गई। इस बार वो पहले से भी ज्यादा जोर से चीखे थे और इसके साथ ही उन्होंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, मगर मेरे कदमों ने एक लंबी जकंद भरी और मैं दोबारा इनके करीब पहुंच गया। हकीम साहब काफी जोर से दरवाजे से टकराए थे और एक जोरदार धमाका हुआ होगा, मगर मैं हर एहसास से बेनियाज इन्हें हलाक करने के दर पे था। हकीम साहब ने दरवाजे का सहारा लेकर उठना चाहा, मगर इस बार गुलदान इनके सर पर पड़ा। ज़ईफ और कमजोर आदमी थे। हाय की एक मध्यम सी आवाज इनके होंठों से खारिज हुई और इसके बाद वो बेसुध हो गए।